Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing great. So my name is Pooja and this video is all about spouse visa application process. जैसे कि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, मैं अपने स्टडी वीज़ा पे आई थी और मैंने फिर यहाँ आने के बाद मेरा स्पाउस वीज़ा हमने अप्लाई किया था, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और अगर आप लोगों को भी अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करवाना है अपने स्पाउस का, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर चाहिए होते हैं, कितने टाइम में हमें अपना स्पाउस वीज़ा मिलता है, क्या उसकी फ़ीस है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले आपको किसी कंट्री का खुद का वर्क वीज़ा या फिर स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में हूँ, तो मेरे पास अपना स्टूडेंट वीज़ा है, तो उसके बेसिस पे मैं अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करवा सकती हूँ। और अगर यहाँ पे कोई वर्क वीज़ा पे है, उसका भी स्पाउस वीज़ा अप्लाई हो सकता है उसके स्पाउस का। तो उसका टाइम कितना होगा, क्या फ़ीस होगी, सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊँगी। और इसके लिए मिनिमम 40 से 60 वर्किंग डेज़ का ये एक टाइम होता है। इस अप्लाई करने के बाद आपका वीज़ा जब आता है तो वो टाइम है हमारा 40 से लेके 60 वर्किंग डेज़। और इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अपने लिए लिखे हैं, जो हमने अपने वीज़ा अप्लाई करते टाइम ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने एजेंट को दिए थे। मेरी तरफ से भी अपने डॉक्यूमेंट गए थे और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी। वही सब चीज़ें मैं बताऊंगी। ये एटलीस्ट 25-26 पॉइंट्स हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, शायद आपको कुछ और नया पता चल सकता है। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसके अंदर मैं एक एक हर एक डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, जिसके बेसिस पे आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो बिना किसी मतलब प्रॉब्लम आए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए, या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। ओके, अगर फर्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा अगर आपका किसी का पहले से प्रीवियस रिजेक्शन है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसका रिजेक्शन का क्या रीज़न था वो आपको उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। तो आपको एक फर्स्ट तो जो पॉइंट है वो है स्पाउस वीज़ा के लिए, फर्स्ट आपका कोई रिजेक्शन है किसी कंट्री का पहले, तो वो आपके पास लेटर होना चाहिए प्रीवियस रिजेक्शन की डिटेल्स के साथ। ओके, सेकंड अगर हम बात करें तो रिज्यूमे होता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड का हमने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करवाया था, तो मेरे हस्बैंड ने पहले क्या काम किया हुआ है, किस कंपनी में वो काम करता था, क्या काम करता था, क्या उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये सब हमें रिज्यूमे में मेंशन करना होता है और हमारी पूरी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती है। वो एक सेकंड पॉइंट हो गया। तो आपका रिज्यूमे भी होना चाहिए। थर्ड अगर हम बात करें तो हमें एक रिलेशनशिप हिस्ट्री देनी होती है। रिलेशनशिप हिस्ट्री में क्या आता है कि कब आप मिले, कब आपकी मैरिज हुई, उसके बाद आपने कितने टाइम तक आप साथ थे, उसके अंदर आपने क्या जॉब्स की थी, कैसे आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था, मतलब पूरा बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है। उसके अंदर आपको अपनी काम की डिटेल्स देनी होती है। आपकी शादी हुई थी वो कैसे हुई थी, फर्स्ट सपोज एंगेजमेंट हुई थी, उसके कितने बाद आप मतलब आपकी शादी थी, क्या क्या फंक्शंस आप लोगों ने किए, वो सब चीज़ें आपको अपने हिस्ट्री के अंदर उसके अंदर मेंशन करनी होती है। वो 1 से 2 पेज की आपको बना के देनी होती है। आपको एक एक मूवमेंट उसके अंदर डिस्क्राइब करना होता है कि आप लोग कैसे मिले थे, कैसे आपकी बात स्टार्ट हुई थी, कैसे आपकी शादी हुई, कैसे उसके बाद आप लोग अपने इन लॉज के साथ आप लोगों ने कैसे टाइम स्पेंड किया, कब आपकी मतलब फैमिली का नेक्स्ट स्टेप, जैसे कोई अगर आपके पास बेबी है तो वो कब हुआ था, उसके बर्थडे सेलिब्रेशंस हो गई, कोई आप ट्रिप पे गए हो, वो सब चीज़ें होगी। वो सब चीज़ें आपको आपके मतलब इस हिस्ट्री में मेंशन करनी होती हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री। कन्वर्सेशन हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको अपनी कन्वर्सेशन शो करनी होती है। वो किसी स्काइप पे हो गई, फेसबुक पे हो गई, मैसेजेस पे हो गई, व्हाट्सएप पे हो गई, इंस्टाग्राम, किसी पे भी मतलब भी कोई प्लेटफॉर्म हो, जब आप मतलब आपने अब जितनी पुरानी आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री शो करोगे तो उतनी बेस्ट होती है। उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब नेगेटिव नेगेटिव आपने बातें की हुई है, नहीं, उसके अंदर पॉजिटिव बातें भी आपको सब अच्छे से, मतलब अगर आप लोग अप्लाई करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ उसको एक बनाओ एक सीक्वेंस में, क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत चेक होती है। क्योंकि उससे पता चलता है कि आपकी बॉन्डिंग्स कैसी है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैरिज को ऐसा कोई सीरियस नहीं लेता है कि आपकी मैरिज हुई है तो आपको स्पाउस वीज़ा आएगा ही आएगा, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो आपको मतलब आपकी
सिचुएशन के ऊपर वो आपकी सारी हिस्ट्री चेक करके ही आपको स्पाउस वीज़ा देते हैं। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा पीसीसी का। पीसीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पाउस वीज़ा में अप्लाई करने में लगता है वो एक पीसीसी और मेडिकल होता है। पीसीसी के अंदर आपका अप्लाई करने के बाद भी 1 महीना लग जाता है आपके घर आने में पीसीसी को। तो आप जितना जल्दी हो सके पीसीसी के लिए अप्लाई करो, डेट्स ले लो और अपना मतलब सब चीज़ें उसके अंदर कंप्लीट कर लो, क्योंकि मतलब सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग भी आपका अप्लाई हो सकता है वीज़ा, बट ट्राई करो कि आप हार्ड कॉपी अटैच उसके अंदर कर लो, तो आपका टाइम कम वेस्ट हो। और आप जितनी जल्दी फाइल लॉन्च करोगे उतना जल्दी चांसेस होता है कि आपके वीज़ा के आने के। ठीक है, फिर 6 पॉइंट हमारा आता है मेडिकल का। सेम मेडिकल 1 से 2 दिन में हो जाता है, और स्पाउस का सब चीज़ें चेक होती हैं। वो भी आई थिंक अराउंड 10-12 हज़ार रुपये के अराउंड होता है जो हमारा मेडिकल होता है। वो मेडिकल मतलब कि स्पाउस वीज़ा का 3 महीने से पुराना नहीं होता, बट जो मेन एप्लीकेंट होता है उसका 6 महीना पुराना चल जाता है। बट जो स्पाउस का होता है वो सिर्फ 3 महीने पुराना ही चलता है। उससे अगर ज़्यादा पुराना है आपको तो आपको दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा। और फिर आती है आपकी मतलब जो हमारा 7 पॉइंट है, पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। वो कुछ केबीज होती है उसके अंडर ही आनी चाहिए, और कोई फिल्टर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। वो आपका कोई स्पॉट है, कोई मार्क्स है, या कोई जैसे वो तिल बोलते हैं हम, कोई मार्क है, तो सब उस फोटो के अंदर शो होना चाहिए। फिर हम 8 बात करते हैं आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी एटलीस्ट वैलिड 6 महीने तक होनी चाहिए उसकी वैलिडिटी। मतलब ऐसा ना हो कि 1-2 महीने में आपका मतलब पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। नहीं, एटलीस्ट ट्राई करो कि 6 महीने की वैलिडिटी उसके अंदर बची हुई हो। और अगर आपके पास मतलब एक पासपोर्ट आपका मतलब एक्सपायर हो चुका है, आपने दूसरा पासपोर्ट लिया है, तो वो दोनों पासपोर्ट आपको उसके अंदर शो करने होंगे, ओरिजिनल भी और ओल्ड वाला भी। ठीक है, फिर आते हैं हमारा जो 9 पॉइंट है वो है हमारा फंड्स का। फंड्स आपको मतलब जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके अंदर 4 से 5 लाख आपको फंड शो करने होते हैं आपके अकाउंट के अंदर, कि भाई आपके पास हाँ इतना पैसा पड़ा हुआ है। और वो क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट है, अगर आपको वो जितने ज़्यादा पैसे उनको शो करोगे वो एक आपके मतलब फाइव के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो एटलीस्ट 4 से 5 लाख तो आपका होना ही होना चाहिए। फिर हमारा बात करते हैं हम, हाँ, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका होना ही होना चाहिए। और फिर आपका कोई अगर इसके अलावा भी मतलब कोई एक और आईडी प्रूफ है, जैसे वोटर कार्ड होता है, राशन कार्ड होते हैं हमारे इंडिया में, तो वो भी आप शो कर सकते हो कि आप उस फैमिली का मेंबर हो। आप कोई आईडी प्रूफ दिखा सकते हो, जैसे कि इंडिया में राशन कार्ड हो गया और हमारा वोटर कार्ड होते हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड के अलावा भी तो वो भी आपको आईडीज उसके अंदर शो करनी होती है, क्योंकि वो भी जितने ज़्यादा आप अपने डॉक्यूमेंट्स शो करोगे उतने आप जेन्युइनिटी के आपके चांसेस होते हैं कि आप जेन्युइन पर्सन हो, और आपकी सब चीज़ें, कोई भी चीज़ फेक नहीं है, सब चीज़ें ओरिजिनल है, जेन्युइन है। तो आपको ये प्लस पॉइंट ही है कि आप जितनी ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स उनको शो करोगे तो उतने चांसेस है कि आपका वीज़ा जल्दी आए। फिर अगर हम बात करें आपके जो क्वालिफिकेशंस होती है, आपके उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने 10th की है, 8th की है, 12th की है, कोई आपने बैचलर्स मास्टर्स डिग्री की हुई है, तो वो सारे मतलब सर्टिफिकेट आपको शो करने होते हैं। उसके अलावा भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स के हैं, या आपने कोई और ट्रेनिंग कर रखी है, तो उसके भी दिखाओ। क्योंकि अगर हम बात करें आपका बर्थ सर्टिफिकेट की, आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका हर डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, कोई हिंदी वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। तो आप ट्राई करो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो। अब तो जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो पहले से ही हिंदी और इंग्लिश दोनों की ट्रांसलेशन आती है एक बर्थ सर्टिफिकेट पे, बट हमारे टाइम पे पहले नहीं होता था, तो हमारे हिंदी में ही आते थे। अब बट ट्राई करो कि उसको इंग्लिश में पहले से ही ट्रांसलेट करके आप रख लो। और फिर अगर हम बात करें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास, अगर आपने कोई प्रीवियस पहले से जॉब की हुई है या फिर कर रहे हो, तो उसका ऑफर लेटर हो गया, उसका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, वो सब आप उनको शो कर सकते हो कि अब हम भाई जॉब कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल्स हम अपने स्टेबल हैं, हम अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं, हम अपने अपने खर्चे सारे उठा सकते हैं, हमारे पास इनफ मनी है बाहर आने के लिए भी, वहाँ के खर्चे उठाने के लिए भी, इन केस सपोज आपको जॉब नहीं मिलती है, इन केस मतलब 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, तो आप अपना मतलब एक्सपेंस उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए उसके लिए आपको फंड्स वगैरह शो करने होते हैं। फिर अगर हम बात करें मैरिज सर्टिफिकेट की, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और अगर फिर हम बात करते हैं आपकी जैसे एंगेजमेंट हुई थी, तो उसकी फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास 10 से 12 फ़ोटोज़।
फिर आपकी मैरिज की फ़ोटोज़ होनी चाहिए 10 से 12 आपकी। उसके अलावा भी आपके कोई फंक्शंस है, जैसे हल्दी मेहंदी हम फंक्शंस करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसमें जैसे जितने ज़्यादा लोग होंगे कि भाई आपकी आपको दिखानी है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। 10 से 12 फ़ोटोज़ हो आपकी, मैरिज की हो गई, आपकी कोई और जैसे आपकी आपकी जो हमारा शादी का कार्ड होता है, मैरिज इनविटेशन कार्ड होता है, वो भी आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए। और शादी के बाद जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनकी 4-4 5-5 ऐसे 10 फोटोज़ आप अटैच कर सकते हो। और मतलब उसके बाद अगर आप हनीमून पे गए हो तो उसकी फ़ोटोज़ आप अटैच कर सकते हो। उसकी टिकट्स आपके पास पड़ी हुई हैं तो आप टिकट शो कर सकते हो, वहाँ की फ़ोटोज़ शो कर सकते हो। और उसके बाद आप जैसे कि कोई ट्रिप पे गए हो, शादी के बाद आप फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हो, आप अकेले गए हो, वो सारी फ़ोटोज़ का भी अलग अलग फोल्डर्स बना के आप मतलब उनको अपलोड कर सकते हो। और फिर अगर हम बात करें वहाँ पे हमें सपोर्ट लेटर भी देना होता है। सपोर्ट लेटर मीन्स जैसे कि आप शादी के बाद साथ रहे हो, मतलब आपके नेबर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए जो आपको जानते कि भाई हाँ ये दोनों साथ रहते थे शादी के बाद इतने टाइम तक, तो आप इनको जानते हो, तो उसकी भी जेन्युइनिटी दिखाने के लिए आपको 2 से 3 सपोर्ट लेटर देने होते हैं। और फिर आपको अगर आपका जॉइंट अकाउंट है आपके हस्बैंड का और आप जैसे आपका या आपकी वाइफ का हस्बैंड का ऐसे जॉइंट अकाउंट है, आप वो शो कर सकते हो, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जॉइंट अकाउंट शो करते हो तो कि भाई आप फाइनेंशियली भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, वो उसके लिए काम आता है। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ली हुई है, कोई ट्रैवल मतलब कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी लेते हैं। आपके शॉपिंग्स वगैरह के भी आपके बिल्स हो गए, वो भी आप शो कर सकते हो। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो मतलब वो आप शो करते हो, उसके अंदर क्या क्या नाम भी होता है, आपका एड्रेस प्रूफ भी होता है कि भाई हाँ इस एड्रेस पे आप रहते थे। सपोज आप मतलब अपने घर में नहीं रहते हो, किसी जॉब्स के कारण दिल्ली नोएडा आप मतलब कहीं भी रहते हो, उस एड्रेस पे अगर आपने कोई कोरियर्स मंगवाए हुए हैं तो आप वो शो कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी एड्रेस भी होता है, नाम भी होता है, आपका सारी डिटेल्स भी होते हैं, कि वो भी जेन्युइनिटी शो करता है कि आप हाँ उस लोकेशन पे रहे थे, वो लोग आपको जानते हैं, वहाँ पे आपके पार्सल्स आते थे, मतलब कि सब चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें है कि आप पुरानी जाके मतलब चेंज तो नहीं कर सकते हैं, बट वो अगर आप शो करोगे तो वो आपकी जेन्युइनिटी शो करेंगे। और एक अगर मतलब बात करें तो स्पाउस वीज़ा की फ़ीस होती है 700 से $800 होती है। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो मतलब जो डॉलर्स में अगर हम बात करें तो $700-800 होती है। ऑस्ट्रेलिया की जैसे अगर आप यूके यूएस वगैरह मतलब इनकी सबकी अलग अलग फ़ीस होती है, बट न्यूजीलैंड की स्पेसिफिक $700 से $800 के बीच में होती है। और वीज़ा अप्लाई हम जैसे कि अगर हमने आज वीज़ा अप्लाई किया है तो हमारा मान के चलो अब 40 से 60 वर्किंग डेज लगते ही लगते हैं। तो इतने दिन के अंदर मतलब 40 दिन के अंदर तो आपका आ ही जाता है। अगर सपोज नहीं आता है किसी कारण तो आप मतलब 20 दिन और लेके चलते हैं हम, 20 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे इसके अंदर काउंट नहीं होते हैं। तो मतलब 60 वर्किंग डेज आप लेके चलो कि इतने दिन के अंदर तो आपका आ ही जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 40 दिन के अंदर ही आ जाता है। अगर नहीं आता है किसी कारण तो हम 20 दिन और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। और पूरे प्रोसेस में मतलब ये है कि डे 1 से लेके एंड तक आपको 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने अप्लाई करने में, 1 महीना तो आपका पीसीसी और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में ही लग जाता है। और ट्राई करो अगर आप मतलब अप्लाई करने की सोच रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार रखो। आपकी फ़ोटोज़, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, आपकी पीसीसी हो गया, आपका मेडिकल हो गया, आपके फंड्स हो गए, आपकी मतलब सैलरी स्लिप्स अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वर्क एक्सपीरियंस हो गया आपका, और फ़ोटोज़ होगी। अगर ट्रिप्स वगैरह की अगर नहीं गए हो तो जाके आओ, क्योंकि उनको चाहिए होता है आपकी शादी हो गई है तो 3 महीने आपको साथ रहना ही रहना होता है। एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ है कि मिनिमम 3 मंथ आप साथ रह ही रहे हो, उसके प्रूफ्स आपको देने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया शो करना होता है कि आपका इतना साल पुराना रिलेशन है। मैं यहाँ पे जो स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं वो हम अपनी फाइनेंशियली हो गया, मेंटली हो गया, हम सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं कि वो ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर सके, इसलिए हम आ रहे हैं। और मतलब सारा फीस वगैरह को लेके किसी ट्राई करो फर्स्ट तो आप किसी एजेंट से लगवाओ, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट टाइम अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो स्पाउस का, एजेंट से लगवाने में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं छूटेगा। और
आपके सारे प्रॉपर मेडिकल्स हो गया, सब फोटोज, सब चीज़ें, हर चीज़ प्रॉपर वो आपके साथ मतलब पोर्टल्स पे अटैच करेंगे। कोई क्यूरी भी आती है तो वो उसको हैंडल करेंगे आपसे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एक्स्ट्रा मांगा है तो वो आपके साथ कन्वर्सेशन करके वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड, पहले से ही प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हम अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे, सपोज आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो बीच में फिर रिफ्यूज़ल आना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसलिए हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं कि हम किसी वीज़ा ऑफिसर से लगवाएं, जो हमारा मतलब एजेंट होता है, वो किसी एजेंट के थ्रू लगवाएं हम अपना, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी वीज़ा आ जाए और बिना किसी प्रॉब्लम के, ताकि कोई हमारा डॉक्यूमेंट्स छूटे ना, प्रॉपर टाइम में, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें और हमारा जल्दी से जल्दी वीज़ा आ सके। और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आप पहले से ही तैयार करके रख सकते हो अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो। क्योंकि ये सब चीज़ें ही मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मतलब चाहिए ही चाहिए होता है। और ये चीज़ें, सब चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो मस्ट है, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने ही पड़ते हैं और ये सब डॉक्यूमेंट्स ही हैं। इसके अलावा हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा हो कोई, बट हमने मतलब जितने ये हैं सब यही, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स दिए थे। और जो मैंने अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था तो मुझे मिनिमम 30 दिन में आ गया, 30 वर्किंग डेज के अंदर। हमने अपना अप्रैल में अप्लाई किया था और जून के स्टार्टिंग में हमें अपना वीज़ा, स्पाउस वीज़ा मिल गया था। तो हमने किसके थ्रू अगर अप्लाई किया था ये आपको जानना है, या आपको किसी एजेंट का नंबर चाहिए कि जो वीज़ा अप्लाई करता हो, तो मैं आपको वो दे सकती हूँ। अगर आप चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अगर उसके अलावा भी आपको कोई और स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर मतलब कुछ हुआ तो। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो आपको शो करनी होती है, इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो ताकि आपका वीज़ा जल्दी से आप अप्लाई कर सको और जल्दी से आपका वीज़ा आ जाए। और आप बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।